गुड आफ्टरनून बेटा। शुभम, आकाश, शांति, सुरेश, कल्याण, सुखराम आएगी बेटा? अब आएगी आवाज? वो माइक ऑफ रह गया था। गुड आफ्टरनून बेटा। बबलू, चंदू, सतनाम, ऋषभ, राहुल, भूपेंद्र, रोहित, यश, शिव, शानू, आकाश, नवीन, सुखराम। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट में डिकेज वगैरह डिकेज पढ़ाने थे। मैंने आपको आयनाइजेशन पावर तक पढ़ाया था, ठीक है। तो डीके के बारे में बात करेंगे, बल रेडियो एक्टिविटी का यूज लिख लेते हैं पहले। देखोगे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के प्रयोग, ठीक है। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट यूरेनियम, ये नंबर आप याद रखोगे बेटा, ये वाला नंबर, ठीक है। ये नंबर आप याद रखोगे, ठीक है। तो लिखोगे यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 का यूज कहां करते हैं हम? अर्थ की एज निकालने में। पृथ्वी की जो आयु है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से निकाली गई थी? यूरेनियम 238 की हेल्प से। तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू फाइंड द it is used to find the age of earth, to find the age of earth। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने में, राम राम बेटा गौरव, इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बन डेटिंग। इसी का दूसरा नाम होता है रेडियो डेटिंग। कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग। पहला क्वेश्चन, इसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? C14। तो इससे हम किसकी एज निकालते हैं? फोसिल्स की निकालते हैं, जीवाश्मों की। दूसरा रॉक्स की, चट्टानों की। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डेटिंग टेक्निक से किसकी एज निकाली जाती है, ए ऑप्शन है फोसिल्स आपका, बी है रॉक्स, तो क्या आंसर दोगे? हाँ भाई बच्चों, क्या आंसर दोगे? कुछ बोलेंगे फोसिल्स। मूर्खों, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर बोथ ऑप्शन में नहीं होगा तब आप क्या लगाओगे? फोसिल्स, ठीक है। कराऊंगा ना बेटा, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर आएंगे, अभी आनंद परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड to find the it is used to find the age of fossils and rocks, age of fossils and rocks। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का, जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। तीसरा आता है सोडियम 24। अब ये मत बोलना ये रेडियो एक्टिव नहीं है, वो 23 है, ये 24 है, ठीक है। तो जो अच्छा बेटा, कल जो वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन लिखवाया था ना आपको, उसको 1 और 1.5 लिख लीजिए। इक्वलिटी हटा देना, उसमें से इक्वलिटी हटा देना, ठीक है। हालांकि लगाए रहोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिमिटेशन है इसकी भी उसकी भी, इतना कोई खास बात नहीं। ठीक है बेटा, उस पर बाद में बात करेंगे। सोडियम 24 का यूज कहां करते हैं? ब्लड फ्लो से रिलेटेड, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए, ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में ब्लड क्लॉट कहां पर है, उसका पता लगाने के लिए यूज करते हैं सोडियम 24 का। देखो इट इज यूज्ड टू फाइंड द फ्लो ऑफ ब्लड, टू फाइंड द फ्लो ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉट। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग
रक्त के बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। फोर्थ आता है ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है, ट्रीटियम किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एक फेमस कंपाउंड है वाटर। तो वाटर की एज निकालने के लिए यूज किया जाता है ट्रीटियम का। तो लिखो बेटा। क्या सर जी मेरा क्लास एक ही टाइम पर चलता है आदित्य सर, मैथ का नहीं पता चलता है बेटा। अब इस चीज को तो आप देखोगे ना शेड्यूल में, तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ वाटर। टू फाइंड द एज ऑफ वाटर। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग जल की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जल की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जल की आयु का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। इसका यूज करते हैं कैंसर की सेल्स का पता लगाने में। ठीक है, किसी इंसान को कैंसर है या नहीं। तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू फाइंड द सेल्स ऑफ कैंसर। टू फाइंड द सेल्स ऑफ कैंसर। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 इसका यूज कहाँ करते हैं हम? ब्लड कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर जो होता है, उसकी सेल्स को मारने में। ठीक है, और दूसरा इंसान की स्किन में कोई बीमारी होती है जैसे चर्म रोग वगैरह होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं फॉस्फोरस 32। ठीक है, हाँ बेटा आयुषी सही बोल रहे हो। देखोगे इट इज यूज्ड, धरती के नीचे पानी कितने साल पुराना ये भी निकाल सकते हो उससे। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द cells of cancer, to destroy the cells of blood cancer, and in the treatment of skin disease. हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग रक्त कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 का यूज कहाँ करते हैं? हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए, मतलब थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं? इसकी वजह से एक बीमारी होती है ग्वाइटर, थायराइड में। ठीक है, तो घेंगा, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है आयोडीन। तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू फाइंड द
प्रॉब्लम इन thyroid gland and in the treatment of 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 वाइटर डिजीज हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने और घेंगे बीमारी के उपचार में किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने और घेंगे बीमारी के उपचार में किया जाता है और घेंगे बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिकेज अक्षय के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिकेज अक्षय के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिकेज अक्षय के प्रकार। ठीक है, देखो 3 तरीके का डिके होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। तो हम बात कर लेते हैं पहले अल्फा डिके की। अल्फा अक्षय, देखो अल्फा डिके समझो पहले, रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अल्फा डिके का मतलब इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा किसे बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। यानी कि इसमें से ये निकला है ना, एटॉमिक नंबर कितना चला गया? 2 चला गया। तो जो बचेगा इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा। एटॉमिक मास कितने यूनिट गया है? 4। तो एटॉमिक मास कितना बचेगा? A-4। तो अल्फा डी के देखो क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घट जाएगा, एटॉमिक मास आपका 4 यूनिट घट जाएगा। तो लिखोगे इन दिस एटॉमिक नंबर decreases by 2 units and atomic mass decreases by 4 units and atomic mass decreases by 4 units। हिंदी में लिखोगे इसमें परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटता है। इसमें परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट घटता है। आर्सेनिक 74 बेटा, राजेश आर्सेनिक 74 का यूज करके, इसमें परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट घटता है। ठीक है, हीलियम कहां से आया? कल्याण बेटा हीलियम कहां आ गया? हीलियम तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं आपको, वो तो बीटा डीके, बीटा अक्षय। अच्छा ये वाला हीलियम, कल देखो, कल मैंने अल्फा बीटा पार्टिकल पढ़ाया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। तो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इसे हीलियम नहीं, अल्फा पार्टिकल है। अब ये बीटा अक्षय, देखो बीटा में क्या होगा, बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। बीटा पार्टिकल क्या था? ये था। ठीक है, और बीटा डीके में एक न्यूट्रिनो निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो सॉरी, एक ये पार्टिकल निकलता है। बात करेंगे इसके बारे में, भी रुक जाओ। तो देखो इसके अंदर से ये निकला है, तो ये निकला, तो इसका ये चार्ज तो माइनस में है, माइनस में यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे समझ में ना आया तो ऐसे समझ ले, जितना जेड लेफ्ट में होगा उतना ही जेड आपका राइट में होना चाहिए। इस तरफ जब सम करोगे तो जेड की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो यहां पर मास 0 है, तो यानी कि मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास आपका एज इट इज रहेगा। तो लिखोगे इन दिस एटॉमिक नंबर
atomic number increases by 1 unit and atomic mass remains same and atomic mass remains same. हिंदी में लिखोगे, इसमें परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है, इसमें परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है, इसमें परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। बेटा कोबाल्ट वो एलिमेंट है एक, उसका एटॉमिक मास 60 है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, देखो ये क्या है। अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज 0 हो, उसका मास भी 0 हो, लेकिन उसका जो स्पिन होता है प्रचक्रण वो 0 ना हो, ये 0 नहीं हो, तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो। दूसरा नाम एंटी न्यूट्रिनो भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में अंतर क्या होगा, एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। सुमित बेटा मैंने ये बोला था कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हुआ तो वो रेडियो एक्टिव होगा, मैंने ये नहीं कहा था कि 83 से कम होगा तो रेडियो एक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक है। 83 मैं कह रहा हूं 83 से बाद जिसका नंबर आएगा वो तो रेडियो एक्टिव है ही है डेफिनेटली, लेकिन 83 से कम होगा तो रेडियो एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मतलब था मेरे कहने का मतलब सुमित बेटा, ठीक है। बेटा ओम प्रकाश वो साइंस स्पेशल का पार्ट है। देखते हैं बेटा सतीश आज खत्म होगा या नहीं। आज नहीं होगा तो कल क्लास लगवाएंगे 1 घंटे की, कल खत्म हो जाएगा। आज नहीं हुआ तो कल CS 14, 15, 16 EPFO ये कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा ओम प्रकाश ये जो सिलेबस है ये SSC CGL के लिए और स्टेट PCS के लिए है बेटा, ठीक है। आप स्टेट PCS में देखना कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और CGL में आज तक एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आया है। ये रेलवे के टॉपिक से बेटा, रेलवे में आते हैं। बेटा मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो GS वाला बैच होता है NTPC कवर नहीं करता। ये CGL के लिए बनाया गया है बस ये बैच। बेटा असिस्टेंट कमांडेंट भी कवर नहीं करेगा ये, बेटा इनके लिए एंड साइंस स्पेशल बैच होता है। ओम प्रकाश मैंने बता दिया बेटा, एक बार पूछा गया, मैं बता तो रहा हूं। मोलिक्यूल भी बता दूं कौन सा था, K4FeCN6 था, ठीक है। ये मोलिक्यूल में पूछा गया था। गामा डी के देखो नेक्स्ट। तीसरा गामा डीके, गामा अक्ष। तो गामा डीके में क्या होता, गामा पार्टिकल निकलेगा, तो गामा पर ना तो कोई चार्ज होता ना कोई मास होता, यानी कि इस केस में क्या होगा, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही आपका एटॉमिक मास। यूपीपीसीएस हो जाएगा बेटा परवीन, यूपीपीसीएस हो जाएगा, इससे यूपीपीसीएस हो जाएगा। अच्छा बेटा रेलवे, अच्छा पोस्टर में बोला था एनटीपीसी कवर होगा। बेटा अब क्या बताऊं मैं, आप लोग तो अब मुझे फंसवा देते हो। लिखो इन दिस, चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। अब ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं बेटा। दूसरा
एक एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा टॉपिक थोड़ी पढ़ाया जाता है, इतने तो आप भी समझदार हो। अरे पुराने अवशेषों का, अरे बेटा फोसिल्स बताया तो है अभी। कार्बन डेटिंग का गौरव बेटा लिखो, इन दिस बोथ atomic number, in this both atomic number and atomic mass, both atomic number and atomic mass remains same। इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान रहते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान रहते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा सतनाम। बेटा मुझे पता नहीं बिहार ऐसा आएगा बैच आएगा या नहीं, मुझे इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ यूट्यूब पर पढ़ा दे कोई बात नहीं। बेटा एक बात तो सुनो भाई, अभिषेक सर ने बोला था, अब एक चीज तो समझो, एनटीपीसी में साइंस का पोर्शन ही ज्यादा है, तो बाकी सब्जेक्ट तो कवर हो जाएंगे, साइंस वाले में दिक्कत आएगी ना बेटा। बात इस चीज को समझो ना, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो वो तो सब कवर हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें इतना पोर्शन है नहीं, साइंस का पोर्शन ही इतना है। आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे भाई? 70% तो अब चलो एनटीपीसी रेलवे कवर करेगा, ये तो नहीं लिखा हुआ ना 100% कवर करेगा, तो 70% तो मैं कह रहा हूँ 70% तो कवर करेगा, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा डीके है जिसमें एटॉमिक मास आपका नहीं बदलता, एटॉमिक मास सेम रहता है? बताओ भाई। कौन सा ऐसा डीके है जिसमें एटॉमिक मास सेम रहता है? हरियाणा एसएससी नहीं होगा बेटा। कौन सा ऐसा डीके है जिसमें एटॉमिक मास सेम रहता है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा सुमित, बीटा गामा। हाँ बीटा और गामा डीके हैं जिसमें एटॉमिक मास सेम रहता है। ठीक है बेटा गौरव, कोशिश करूंगा पूरी। अरे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर कौन सा बैच है? सॉल्यूशन चैप्टर हो जाएगा, टेंशन ना लो। जीएस 14 15 16 ईपीएफओ में करा चुका हूं सॉल्यूशन, 17 18 में कराऊंगा, लिखो नोट करके। तो देखो गामा डीके में देखो एटॉमिक मास आपका सेम है, बीटा डीके में भी देखो एटॉमिक मास आपका सेम है, तो नोट करके लिखोगे इन बीटा एंड गामा डीके, बीटा एंड गामा डीके atomic mass remains same, atomic mass remains same। हिंदी में लिखोगे बीटा और गामा डीके में, बीटा और गामा डीके में, बीटा और गामा डीके में, बीटा और गामा डीके में परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। बेटा नवीन ऐसी हरकतें ना करो, 16 में सॉल्यूशन नहीं हुआ बेटा, कोलाइड हुआ है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो वहां लिखवाया कोलाइड से पहले वाला टॉपिक, ऐसे मत बोलो, ये तो मैंने याद है मुझे। बीटा और गामा डीके में परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। एक क्वेश्चन लिखो, एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स अंडरगोज, an element X undergoes 1 alpha decay, 1 alpha decay and consecutively
and consecutively two beta decays. लिखो हिंदी में, एक तत्व x, एक तत्व x, एक तत्व x बेटा ओम प्रकाश साइंस स्पेशल बैच में टीचर बदलते रहते हैं, मतलब हर टीचर का बैच आता है साइंस स्पेशल। अब आपको जिसका अच्छा लगे उसका ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मेरा ये स्पेशल है, मेरा साइंस स्पेशल देखना, जो ये कवर है ये तो होगा ही होगा, इसके प्लस और भी कवर होगा, ठीक है। प्राइस 600 रुपये ही होता है साइंस स्पेशल का, ज्यादा नहीं होता। देखो एक तत्व एक्स जिसमें, एक तत्व एक्स जिसमें, एक तत्व एक्स जिसमें पहले अल्फा डिके होता है, एक तत्व एक्स जिसमें पहले अल्फा डिके होता है और उसके बाद लगातार, और उसके बाद लगातार, हाँ ये उन कोर्ट वालों के लिए काफी है, और उसके बाद लगातार 2 बार बीटा अक्षय होता है, और उसके बाद लगातार 2 बार बीटा अक्षय होता है। कोई बात नहीं प्रिंस बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसका समझ में आए उसका पढ़िए, ठीक है। अब मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चे को समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। टाइम पास करके फॉर्मेलिटी नहीं बेटा ये। चलो आप एक काम करो, आप साइंस स्पेशल भी ले लो। अब मेरी बात सुनो, किसी दूसरे टीचर का आप साइंस स्पेशल बैच लेना, ठीक है। सुनना मेरी बात, जब वहां साइंस स्पेशल पढ़ के आ जाओ ना, तब आप ये देखना जितना मैंने ये पढ़ाया क्या साइंस स्पेशल में आपको उतना डाटा मिला, उतना कंटेंट मिला। हाँ ठीक है, टॉपिक 2-3 आपके 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे फालतू, उसमें 2-3 टॉपिक और कवर हो जाएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाई ये जितनी डेप्थ में है, क्या आप ये इतने टॉपिक वहां डेप्थ में पढ़ पाओगे? इस चीज को देखना एक बार, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे कहीं भी दूसरे टीचर का साइंस स्पेशल पढ़ के देखो, एक बार मैं मना नहीं करता, एक बार पढ़ के देखो और जो मैंने पढ़ाया दोनों को कंपेयर करो, फर्क कितना आएगा। नंबर ऑफ टॉपिक उसमें 2-3 ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। 2-3 टॉपिक ज्यादा मिलेंगे, और वो टॉपिक मैंने भी पढ़ा रखे होंगे, लेकिन वो बीच बीच में आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा रखे होंगे, लेकिन जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इतने डेप्थ में आपको वो टॉपिक मिले तो बता देना। ये स्टार्टिंग में जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये 5 फ्रीक्वेंसी टॉपिक है, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लगा के देखो, एक बार क्वेश्चन लगा के देखो तो पता चलेगा मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। देखा आनंद ने बोला ना साइंस स्पेशल दूसरी जगह का देखा था बकवास था, तो ये पता चलेगा आपको, ये वहां का किसी और का साइंस स्पेशल देखो और मेरा जी स्पेशल देखो, तब आपको अंतर पता चलेगा बेटा, ठीक है। बेटा को बेटा अंजलि में, द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड इज, जो नया तत्व बनता है, द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड इज, द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड इज, तो जो नया तत्व बनता है वह, कराता हूं बेटा पवन, तो जो नया तत्व बनता है वह एक्स का समस्थानिक होगा, पहला ऑप्शन एक्स का समस्थानिक होगा, बी ऑप्शन एक्स का संभारिक होगा, एक्स का संभारिक होगा, सी आइसोटोन ऑफ एक्स, एक्स का सम न्यूट्रॉन होगा, एक्स का सम न्यूट्रॉन होगा, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी आंसर। डी, चलो देखते हैं। अरे विपिन रिकॉर्डेड क्लास कहाँ बेटा, टाइम चलता हुआ नहीं दिख रहा आपको? थैंक यू बच्चों, ठीक है।
अरे अबे बेटा, देखो क्वेश्चन समझो। अरे परेशान ना हो बच्चों, पता ना मेरे को, अगर कोई मुझसे पूछे स्टार्टिंग में साइंस के लिए बैच ले रहा तो क्या करना, तुम्हें तो बता दूं, ठीक है। लेकिन अब मेरी मजबूरी तो समझो, मुझे तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कराना पड़ता है। मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ। साइंस स्पेशल में मुझे आज जितने आर्ट्स मिलते हैं मैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो स्पेशल है। तो कुछ जगह मेरी भी मजबूरियां होती है, समझो। देखो पहले क्या कहा है, एक एलिमेंट है एक्स। अब एक बात दूसरी बात बताओ, फिर अगर सारी चीज इसमें ही पढ़ा दी तो साइंस स्पेशल में क्या है, फिर लेगा कौन साइंस स्पेशल? इस चीज को भी तो समझो। स्पेशल का मतलब स्पेशल। एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास ए। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, देखो सबसे पहले अल्फा डीके हुआ है। तो अल्फा डीके में क्या होता था, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट घट जाता है और एटॉमिक मास 4 यूनिट घट जाता है। ये अल्फा डीके में हुआ, यानी कि आपने इस पार्टिकल को हटा दिया इसमें से, इसको माइनस कर दिया इसमें से। उसके बाद लगातार 2 बार बीटा डीके हुए। तो बीटा डीके में क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट घट जाता है, बीटा डीके होगा इसमें। बीटा डीके में क्या करोगे, एटॉमिक नंबर को 1 यूनिट बढ़ा दोगे, एटॉमिक मास आपका एज इट इज। फिर से बीटा डीके हुआ, फिर से क्या करोगे, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा दोगे। अब इन चीज को देखो, इसको और इसको, इन दोनों में क्या फर्क है, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है ना। हाँ भाई मूर्ख हो, अब ठीक है विपिन बेटा, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है, ठीक है। हाँ, तो देखना, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, लेकिन एटॉमिक मास बदलता है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटॉप समस्थानिक। आइसोटॉप समस्थानिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। बेटा मेरा तो कोई प्रॉफिट नहीं है, मैंने, थैंक यू बेटा राकेश। आज तक इतना समझ कहीं नहीं आया सर, दूर होने के लिए मन नहीं कर रहा है सर। ओके बेटा। अरे राकेश बेटा, बिजनेस कहाँ, कहाँ का बिजनेस, एक बात बताओ, सेटअप लगाने में इतना खर्चा होता है, आपकी 600 रुपये फीस होती है साइंस वाली, जीएस की 1100-1200 फीस होती है। वही ऑफलाइन में आप कोचिंग करते वही फीस कितने ही होती है, 8,000 रुपये 10,000 रुपये फीस होती है जीएस स्पेशल बैच की, जो यहाँ की टीम है इनकी, ठीक है। ओ थैंक यू बेटा शुभम। केमिस्ट्री स्पेशल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइंस स्पेशल में बता देंगे। केमिस्ट्री स्पेशल तो फिर आप 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए। सैलरी बेटा इतनी होती है कि अपना खाना पीना चल जाता है। चलो आगे देखो, हाफ लाइफ देखो, अर्धायु। चलो एक टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में करा भी दूंगा, परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को। जो आप ये कह रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुश रहो बस, ठीक है, खुश रहो आप। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बेटा अंजलि 3 बार गेट निकाला हुआ है, ऑल ओवर हरियाणा 26वां रैंक है। तेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मेरी टेंशन ना लो। पूछ रहे सर आप इतने कूल कैसे, इतने नेगेटिव कमेंट्स के बाद भी सिंपली पढ़ाते रहते बेटा, ओके। चलो देखो इधर देखो, अरे पढ़ने पे ध्यान दो ना, क्या रखा है बेटा। अब देखो किसी की जुबान आप रोक नहीं सकते, आप मुझे ना, मैं आपको देख सकता, आप तो मुझे देख ही सकते हो, अब आपकी इच्छा है, ठीक है। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से कर रहे हो दीपक बेटा बीटेक, अच्छी बात है बेटा, करो। अच्छा अब देख, तो हेडिंग डालोगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, टी हाफ। देखो इसका मतलब क्या, एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है आपको 2 इयर्स। तो पहला मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, इसकी फुल लाइफ कितनी होगी,
इस हाफ लाइफ का मतलब समझ रहे हो? ये जो रिएक्टेंट है, इस अगर ये 100 ग्राम है, अगर ये 100 है, तो ये हाफ लाइफ का मतलब 2 साल में हाफ का मतलब ये हाफ हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। तो एक बात बताओ, अगर आपको इसकी पूरी लाइफ निकाले, देखो बता देना आंसर 4 साल। मूर्खो 4 साल नहीं होगा आंसर। देखो इधर हाफ लाइफ का मतलब समझना। ठीक है, इसके हाफ लाइफ कितनी देर रखी है? 2 साल, यानी कि 2 साल के अंदर इसका ये जो अमाउंट है ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 साल में इसका भी आधा हो जाएगा, अगले 2 साल में इसका भी आधा हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, प्रूडेंस ऑफलाइन बेटा आयुषी पता नहीं कब खुलेगा। आप कौन से बैच में थे, कौन से स्टेट में थे, आप पढ़े थे क्या प्रूडेंस ऑफलाइन में? तो देखो, हाफ लाइफ आपको पता है, पूरी लाइफ आप नहीं निकाल सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ये मतलब होता है हाफ लाइफ का। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए इसी क्वेश्चन में, नई चीज बता रहा हूं, T3/4 5 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर ये 100 ग्राम है तो ये इतना भाग कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 25। 5 साल में 100 से 25 हो जाएगा। अगले 5 साल में कितना हो जाएगा? ये इस 25 का 3/4, यानी कि 75/4। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये मतलब होता है, मतलब इस टी के नीचे जितना लिखा होता है उतना भाग कंप्लीट होगा इतने समय में। ठीक है, अच्छा मेरी क्लास से डिप्लोमा का आइडिया मिल जाता। चलो ठीक है, ये क्लियर है? एक क्लास और लगी अभी। रियांशु बेटा कोलाइड्स हुए हैं 16 में। अब सवाल करा रहा हूं ना, ये लिखो। थैंक यू बेटा मोहित। कराया है बेटा। हाँ, कोलाइड्स हो गया तो वही सॉल्यूशन है। उससे पहले स्टेटमेंट देखना ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखवा रखा होगा। ठीक है, 25 कैसे आया? ये 100 का 3/4 भाग कितना होगा? एक मिनट देख लेते हैं भाई। हाँ सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने कुछ। एक मिनट रुको, 100 का 3/4 भाग खत्म हो गया। ठीक है, तो जब बचेगा कितना? 1/4। तो इसका 3/4 भाग खत्म होगा, तो ये बच जाएगा इतना। हाँ ये है भाई, मतलब इतना कंप्लीट हो जाता है। इसका 3/4 भाग कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना? 25 बच जाएगा। 25 में से 3/4 भाग कंप्लीट हो जाएगा तो 1/4 भाग ये बच जाएगा। ठीक है, ये मतलब है। अब समझे? मतलब ये जो चीज लिखी हुई है, इतना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। जो ये लिखा इतना कंप्लीट हो गया। यहां पर क्या लिखते हैं? जो बच गया। तो ये 3/4 की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल में इसका 3/4 भाग खत्म हो जाएगा, तो इसका 1/4 भाग कितना आएगा? 25। अगले 5 साल में क्या होगा? इसका 3/4 भाग खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/4 भाग। ये मतलब है। अब क्लियर है? ठीक है बेटा आनंद, याद रखूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा, उत्तर नगर बैच रहता, तभी कोचिंग बंद हो गई। मेरा तो कोर्स शायद कंप्लीट हो गया था ना। अच्छा अच्छा, आप लोगों का बच्चा होगा। रीमा बेटा 3/4 भाग का मतलब 3/4 भाग कंप्लीट हो गया। ये जो चीज लिखी है 100 का 3, मैथ आता है ना आपको? ये मैथ की दिक्कत है, केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं है। ये जो चीज लिखी है मतलब इतने समय में ये चीज कंप्लीट होगी, इतना भाग कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर लिखा जाता है जो बचा हुआ भाग होगा, तो इसमें से क्या होगा? 5 साल में इसका 3/4 भाग तो खत्म हो गया, इसका 1/4 भाग बच जाएगा 25। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझ में आएगा। लिखो, लिखो क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ ए, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज
द हाफ लाइफ ऑफ ए radioactive element is the half life of a radioactive element is 4 years. हिंदी में लिखोगे एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 4 साल है। एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 4 साल है। एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 4 साल है। एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 4 साल है। ठीक है। In how much time its 3/4 part get consumed। तो इसका 3/4 भाग खत्म होने में, बताओ, तो इसका 3/4 भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो इसका 3/4 भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा? इसी का सेकंड पार्ट लिख दें, यहां इसी में कर लेते हैं। हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, एक मिनट, फ्रैक्शन लिख लो। हाउ मच फ्रैक्शन इज प्रेजेंट आफ्टर 20 ईयर्स। हिंदी में लिखोगे। ठीक, दूसरा वक्त, तो 20 साल बाद इसका कितना भिन्न रहेगा? 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 तो 20 साल बाद, ओके बेटा आशुतोष। भैया वीरेंद्र, क्या सवाल है आपके? आप कह रहे थे क्वेश्चन कराओ, तो मैंने क्वेश्चन करा दिया। संगीत बेटा बहुत बढ़िया, रंगीत संगीत क्या जो भी नाम बेटा कटा हुआ है, ठीक है। बाकी आंसर बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, विशाल, मनीष बिल्कुल सही, वीरेंद्र बिल्कुल सही। अब देखो रोशन जी कह रहे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ के सिलेबस में कब से आने लगा? ठीक है, तो देखते हैं। आशुतोष कह रहे कि यस सर, आप पहले मिल गए होते तो अब तक नौकरी ले लिए होते। मिलेगी बेटा, कोई बात नहीं। देखो सॉल्यूशन, इनिशियल अमाउंट कितना है? ए मान लो, ए मान लो, आपकी इच्छा, चाहे 100 मानो चाहे ए मान लिया हमने। तो वो कह रहा है इसका 3/4 भाग खत्म हो जाएगा, तो फाइनल कितना बच जाएगा? 1/4। तो आपको ये बताना 1 से 1/4 होने में से कितना समय लगेगा। हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ए है, ठीक है, 4 साल में क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। अगले 4 साल में इसका आधा हो जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था। ए से A/4 होने में कितना समय लगा? 4 साल यहां पर, 4 साल यहां पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 ईयर्स। फ्रैक्शन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शन निकालने का मतलब है आपको फाइनल अपॉन इनिशियल निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ए था पहले 4 साल में, इसका आधा, अगले 4 साल में 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 इसका आधा। यही तो होगा। 20 साल में पूछा था ना, ठीक है ना। तो फाइनल अपॉन इनिशियल निकालना। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? A/32। इनिशियल कितनी है? ए। 1/32 आंसर। क्लियर है या नहीं? ये लगभग बच्चों का गलत आया है।
बेटा 31/32 नहीं, 20 साल बाद 1/32 भाग बचेगा उसका। नोट कर चुके हो? किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर आगे देखते हैं। बेटा फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट समझो, जीपी बना लो, इजी होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बेटा हरियाणा एसएससी में तो 11वीं 12वीं का भी आ जाता है, ये दिक्कत है दीपक बेटा। हेडिंग डालोगे चेन रिएक्शन, चेन अभिक्रिया। चेन रिएक्शन, चेन अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, चेन अभिक्रिया। मुझे सर आज तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, बट आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता। ओके बेटा राकेश, थैंक यू बेटा। बेटा नीतीश कहाँ पर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ। सम्मानीय सर, आप बहुत जानदार पढ़ाते हैं, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। थैंक यू बेटा विनय। इधर बच्चे कह रहे हैं कि टॉपिक ना छूट जाए, उधर बच्चे कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है बच्चों, देखो आगे चेन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनना। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, इसके साथ एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है। जैसे एक न्यूट्रॉन टकराता है तो बदले में यहां से रिलीज होते हैं 3 न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये फिर से यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करते हैं, एक टकराता है, फिर से निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो एक चीज देखना, इससे चेन आगे फिर से ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करेगा, फिर से 3 रिलीज होंगे, फिर से 3, फिर से 3। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर, जब भी एक न्यूट्रॉन टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन की चेन बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन का फायदा क्या होता है, जब ये न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो यहां से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हमारे काम की है, इस एनर्जी का यूज कहां करते हैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा देखोगे। अब क्वेश्चन सुनो क्या होते हैं। चेन रिएक्शन को कौन स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, टेलीग्राम पर भेजता तो हूं एमसीक्यू,
कराता तो हूँ यूट्यूब पर, आप करते ही नहीं, आते ही नहीं। मैं तो बहुत कराता हूँ, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं वो देख लेना। आप लोग देखते ही नहीं, आप लोग उधर ऑनलाइन रहते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव रहा करो, देखा करो, डेली मैं बताता हूँ, डेली भेजता हूँ क्लास, आप लोग करते ही नहीं। एमसीक्यू तो मैंने अब तक कम से कम भी 500-600 एमसीक्यू करा दिए होंगे 1 वीक में, ठीक है। तो अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेन रिएक्शन कौन स्टार्ट करता है? न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराएगा तो ये इसको ब्रेक कराता है, ठीक है। तो ये पहले किसी और में ब्रेक होगा, क्रिप्टॉन वगैरह में ब्रेक होगा, फिर और ब्रेक होगा, तो ये फाइनली ब्रेक होकर ये फाइनली आपका कन्वर्ट होता है लेड में, शीशे में। तो पूछा जाता है यूरेनियम की चेन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है आपका? लेड, शीशा। अगला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों में से अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा है? जल्दी बताओ। हम किए थे आज सर, मजा आ गया। हाँ बेटा रवि, मजा आया ना, तो कहता रहा हूं जो करेगा मजा आएगा। अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मैं, क्वालिटी वाले, इजी भी कराता हूं, हर तरीके के क्वेश्चन कराता हूं। बताओ बेटा आंसर जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा रवि। साइंस बाय सतेंद्र सर। बेटा बार बार मत पूछा करो, जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ। मूर्खो, ये तीनों ही स्टेबल है, इनमें से अनस्टेबल कोई नहीं है, तीनों ही स्टेबल है। लेकिन इस न्यूट्रॉन को देखो, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है या बाहर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन क्या न्यूक्लियस के बाहर है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर है, तो ये रिएक्शन कर रहा है या नहीं? रिएक्शन कर रहा है। तो न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर होगा तब तक तो ये स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से तीनों पार्टिकल आप बोले जाए तो तीनों ही स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन एक कंडीशन में अनस्टेबल होता है, वो कंडीशन क्या होती है? जब वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। हेलो सर, आई डोंट वांट लाइव क्लास, आपको थैंक्स कहने के लिए। ओ थैंक यू बेटा राजेश, ठीक है। तीनों स्टेबल हैं, स्टेबल नहीं। तो लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन। हिंदी में लिखोगे, चेन अभिक्रिया, चेन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा शुरू की जाती है। चेन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा शुरू की जाती है। चेन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा शुरू की जाती है। चेन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ chain reaction of uranium, the final product of chain reaction of uranium, the final product of chain reaction of uranium is lead, is lead। हिंदी में लिखोगे, यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का, यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का, यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद, यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। थैंक यू बेटा कुलदीप। यूरेनियम की चेन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। थर्ड पॉइंट लिखोगे, अमंग द, अमंग द इलेक्ट्रॉन, अमंग द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अमंग द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन and neutron, among the electron proton and neutron, comma, neutron is the, neutron is the unstable particle, neutron is the unstable particle, neutron is the unstable particle। हिंदी में लिखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन
अस्थिर कण है। न्यूट्रॉन अस्थिर कण है। न्यूट्रॉन अस्थिर कण है। आएंगे बेटा, एटम बम पर सब पढ़ाएंगे। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना चुके हो तो थम्स अप का साइन भेजिए, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा आर्यन। नहीं कन्हैया बेटा, यूरेनियम की चेन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा लेड, हर किसी का नहीं होगा। ठीक है, हेडिंग डालोगे। अच्छा अब देखो, अगर ये न्यूट्रॉन लगातार प्रोड्यूस होते रहे तो ये प्रोसेस कभी स्टॉप होगा? नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर हम न्यूट्रॉन को स्टॉप कर दे तो प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा, तो ये इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ। अभी बताओ 40 मिनट की हाँ 30 से 40 मिनट का बचा हुआ है। आज करोगे या अगली क्लास में करोगे, अब बताओ, आपकी इच्छा है। आउट ऑफ द न्यूक्लियस होगा जब वो अनस्टेबल होगा। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आज, कुछ कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास। देखो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार एक दिन और मिल लेंगे आपसे। ठीक है, मोटिवेट भी कर देंगे बेटा, चलो एक फिर कल अगली क्लास में करा देंगे, अभी सुनो, जाना नहीं है। मोटिवेशन के लिए भी वीडियोज आपको देखना, पढ़ने का तरीका देखना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2018, उसको एक बार सभी देखना और उसको फॉलो करना। बेटा बहुत बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, मेरे ही स्टूडेंट। देखो मैं पढ़ाता साइंस हूँ, लेकिन मेरे आइडियाज से बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया कुछ बच्चों को जिन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन उसकी जो मैं प्रोसीजर मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो में, वो आपको कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक फॉलो करना है, तो देखना आप खुद बोलोगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसे आप फॉलो कर लोगे तो आपकी पढ़ने की हैबिट इतनी बन जाएगी, चीजें इतनी पढ़ लोगे, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, विशाल भी कह रहा है यस सर बहुत मस्त वीडियो है। मेरा जॉब में क्या करोगे मुझे? अरे निकिता बेटा क्या क्या कराई। देखो एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्टिन्यूटी और रिवीजन। अगर ये दो चीजें आपके पास, आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही और लगातार आप रिवीजन करते जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इन्हीं दोनों को कैसे सिंपल वे में करना है, यही मैंने आप लोगों को समझा रखा है, उसमें देखना। यूट्यूब मेरा स्टैंडर्ड सर क्लासेस के नाम से बेटा, ठीक है, तो वहां पर आप देख लेना। ठीक है बच्चों, वीडियो का नाम है हाउ टू क्रैक सीजीएल 2018, हाउ टू क्रैक सीजीएल 2018 इस नाम से है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। अच्छा डाटा नहीं है, हाँ बेटा विवेक क्या हो गया? हाँ करता हूँ बेटा, जॉब करता हूँ। ठीक है बच्चों, बेटा हरियाणा एसएससी के लिए कुछ टॉपिक्स हैं, वो कर लीजिए आप। ठीक है ना? ठीक है बेटा करा दो। क्या पूछना मेरे बारे में, तुम पूछो।
इंजीनियर हूँ, 3 बार गेट एग्जाम निकाल चुका हूँ। हरियाणा बोर्ड से एजुकेशन में टॉपर्स राउंड ऑल ओवर हरियाणा 26वां रैंक था। वो कैब सेक्शन बेटा, वो कैब को स्टोरी के थ्रू पढ़ के देखो, मजा आएगा। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है। अरे नहीं बेटा, आनंद अभी नहीं, कैसी बात करें। हाँ सुतोष बेटा, आ रहा है। ठीक है बेटा, आशुतोष आ रहा है मेरा। अच्छी अच्छी जॉब करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, कल्याण। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, आज इतना, बाकी फिर कल करते हैं, कल बात करेंगे बाकी। हाँ अनुपम, आ चुका हूँ बेटा। चलो ठीक है, छोड़ो इन बातों को, बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।